नमस्कार। कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। आपके सिलेबस में वाक्य एवं वर्तनी की अशुद्धियों से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। वाक्य एवं वर्तनी, यहां से जो प्रश्न आते हैं वो इसके दोष को लेके आते हैं कि इसमें क्या दोष है, और दोष का सुधार आपको करना होता है। सही वर्तनी की पहचान आपको करनी होती है। अगर वर्तनी आपकी सही होती है तो वाक्य भी आपके सही होते हैं। कई बार वाक्य में गलत वर्तनी देकर भी आपसे सवाल पूछा जाता है। तो वाक्य एवं वर्तनी को शुद्ध करने के लिए पहले वर्तनी पर अगर हम विचार करें, वर्तनी का अध्ययन करें, तत्पश्चात वाक्य का अध्ययन करेंगे तो दोनों हमारा शुद्ध हो जाएगा। वर्तनी दोष किन किन कारणों से होता है? प्रथम दृष्टया उन कारणों की पड़ताल हमको करनी पड़ेगी और उन कारणों पर कार्य करते हुए उन एक एक कारणों को हम लोग सही करते चलेंगे, उन कारणों को समझते चलेंगे तो हमारा वर्तनी दोष होना समाप्त हो जाएगा। ये सिलेबस का, पाठ्यक्रम का ऐसा हिस्सा है जहां से अधिकाधिक गलतियां होती हैं। वाक्य में भी होती हैं, वर्तनी में भी होती हैं, और हर जगह, हर पाठ्यक्रम में आपको ये समाहित मिलेगा भी। देखिए, एक कहा जाता है कि अगर आप शुद्ध बोलते हैं तो शुद्ध आप लिखते भी हैं। उच्चारण जैसा करते हैं। अंग्रेजी में एक शब्द है प्रोनंसिएशन, हिंदी में है उच्चारण। तो आपका उच्चारण जिस तरीके से होता है वैसा ही आप लिखते हैं। तो प्रथम दृष्टया तो यही होता है। सामान्य शब्दों को ले बहुत सारे लोग आप देखेंगे तो वकील को वकील बोलते हैं, तो उनसे लिखने कहा जाएगा तो वकील नहीं लिखेंगे, वो वकील लिखेंगे, है ना। बहुत सारे लोग लखनऊ को नखलऊ बोलते हैं, तो अगर उनसे लिखने कहा जाएगा तो वो नखलऊ लिखेंगे, है ना। बहुत सारे लोग आवश्यकता को आवश्यकता बोलते हैं, तो वो आवश्यकता लिख देंगे। तो ये बहुत सामान्य से दोष हैं जो आप जब पढ़ने लगते हैं तो आपको समझ में आते हैं कि ये उच्चारण के कारण गलत होता है। थोड़ा सा और स्तरीय हम जाएं तो आज इसके सारे नियम तो एक दिन में नहीं पूरे होंगे। ये भाग 1 मान के चलिएगा वाक्य एवं वर्तनी का। ये भाग 1 है। इसमें कुछ बातें हम करेंगे, उसके बाद में अगला एपिसोड हमारा आएगा तो उसमें कुछ बातें करेंगे, और ऐसे ऐसे हम आपको 3-4 एपिसोड में पूरा बता देंगे। प्रैक्टिस फिर करवा देंगे, क्योंकि प्रैक्टिस तो सारे लोग कर रहे हैं, करवा रहे हैं, लेकिन इन बातों को ध्यान देना है। ये बात आपको कम मिलती है, बहुतायत नहीं मिलती है। तो थोड़ा सा इसको देख लीजिए पेशेंस के साथ, क्योंकि हिंदी हर जगह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है आपके चयन में। सबसे पहला जो दोष होता है वो उच्चारण के कारण अशुद्धि का दोष होता है। क्योंकि जो मानक हिंदी है, मानक हिंदी आप किसको मानक कहेंगे? आप बिहार जाएंगे तो वही शब्द दूसरे तरीके से बोला जाएगा, यूपी में दूसरे तरीके से, यूपी में भी पश्चिम और पूरब में, उत्तर और दक्षिण में अंतर मिलेगा। हिंदी में ही मध्य प्रदेश का टोन अलग होगा, हिमाचल प्रदेश का टोन अलग होगा, उत्तराखंड का अलग होगा, हरियाणा का अलग होगा, राजस्थान का अलग हो जाएगा। तो चाहे हिंदी भाषी क्षेत्र हो, चाहे हिंदी भाषी क्षेत्र वो ना हो, हिंदी को लेके विसंगतियां पाई जाती हैं, अंतर उसमें पाया जाता है। तो एक एक चीज हम लेके चलेंगे। जैसे उच्चारण के कारण अशुद्धियों की अगर हम बात करें, अशुद्धियां होती क्यों हैं, तो उनमें से एक कारण यह है। तो कैसे होती हैं? जैसे आप मान लीजिए कि चले जाएं बिहार, तो बिहार में आपको जो छा शब्द है, ठीक है ना, छा, जैसे एक छा शब्द होता है ये, तो छा को जब हम पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं? इसको हम का उच्चारण करके पढ़ते हैं, मतलब का से छा, है ना, मतलब का इसमें उच्चारण आता है। तो ये
इस तरीके का शब्द होता है का, मतलब ये छा होता है, और एक शब्द होता है छ, तो वो छ ऐसे लिखा जाता है च अच्छा, इस तरीके से लिखा जाता है। लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है? तो अगर छ को इस तरीके से लिखा जाएगा तो जो भी बोला जाएगा तो इसका रिजल्ट ये होगा कि अगर रक्षा लिखना होगा तो रक्षा ये सही है, लेकिन गलत तौर पर अगर इसको देखा जाएगा, इस हिसाब से देखा जाएगा, तो ये रक्षा कैसे हो जाएगा? ये रक्षा हो जाएगा। बात समझ में? रक्षा हो जाएगा। बात समझ में? ठीक इसी तरीके से अगर कक्षा को हम लें तो इस तरीके से कक्षा ये है, और ये कक्षा क्या हो जाएगा? ये ऐसे हो जाएगा कक्षा। बात समझ में? इसी तरीके से अगर दूसरा शब्द कोई भी है जहां पे छा आ रहा है, परीक्षा, तो परीक्षा वहां पे उच्चारण ऐसा हो जाएगा, क्योंकि वो उच्चारण ऐसा करते हैं। छा, चा को लेके छा करते हैं, वो का वाला छा नहीं करते हैं। तो कहेंगे परीक्षा, कक्षा, रक्षा, ऐसे बोलेंगे। तो अगर ऐसे बोलेंगे तो ये गलत हो जाएगी। सही यहां पर क्या है? सही यहां पर है रक्षा। सही यहां पर क्या है? कक्षा। सही क्या होगा? सही होगा परीक्षा। और लोग इसको अगर किसी बिहारी व्यक्ति से आप कह देंगे तो कहेंगे परीक्षा, है ना? परीक्षा, परीक्षा, ऐसे बोल देंगे। तो परीक्षा इस तरीके से बोलेंगे, गड़बड़ हो जाएगा। बात समझ में? तो रक्षा, कक्षा, परीक्षा, ये इसके उदाहरण हो गए, क्योंकि ये एक उच्चारण का दोष था, और ऐसे बहुत सारे उच्चारण के दोष हैं। कहीं पर छोटी की मात्रा बोलना है ना? वहां पे बड़ी की मात्रा का दोष आ जाता है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो अगर आप बोलेंगे सही तो आप लिखेंगे भी सही। दूसरा जो दोष होता है, इसके जब उदाहरण हम लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। संस्कृत के कुछ तत्सम शब्दों का अंतिम स्वर ह स्वर ई है, किंतु हिंदी में बोलचाल में वो दीर्घ ई हो जाता है ना? दीर्घ ई हो जाता है। उत्तर के लिए, उदाहरण के लिए अगर हम इसको समझें, ई होना चाहिए, लेकिन दीर्घ ई जब बोलचाल में हम करते हैं तो दीर्घ जी हो जाता है। जैसे किसी से आप मेहमान, एक शब्द है मेहमान, मेहमान शब्द को हिंदी में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो इसको कहते हैं अतिथि, लेकिन सब लोग बोलते क्या है? अतिथि। अतिथि कोई नहीं बोलेगा, अतिथि। कई शब्द मैं आपको बता रहा हूं, क्या बोलेंगे? अतिथि, ऐसे है। ये संस्कृत में छोटी, यहां पे अंतिम स्वर हर्ष ई होना चाहिए, लेकिन ये दीर्घ ई हो जाता है, बड़ी ई ये हो जाता है। अतिथि है दीप्ति, है ना? दीप्ति सही है, लेकिन हो क्या जाएगा? इसको लोग बोलेंगे क्या? दीप्ति। है ज्योति, लेकिन इसको बोलते क्या है लोग? ज्योति। किसी भी ज्योति नाम वाली लड़की को किसी ने बहुत कम लोगों ने ज्योति कहा होगा, सब लोग क्या कहते हैं? ज्योति। और ज्योति भी नहीं बोलते हैं, और इसको किया जाए तो बोलते हैं ज्योति, ऐसे बोल देते हैं। अगर गलत उच्चारण करेंगे तो गलत लिखेंगे। ये सब गलत है। यहां पर उच्चारण गलत होने के कारण ही ये गलत हो रहा है। यहां पर सही है अतिथि, यहां पर सही है दीप्ति, यहां पर सही है ज्योति, यहां पर सही है, ये तो यही ज्योति ही सही है ना? शुद्धि में लोग बोलते हैं शुद्धि, शुद्धि, ये भी तो गलत है। कम से कम आप वर्तनी शुद्धि पढ़ रहे हैं, वर्तनी शुद्धि, तो कम से कम शुद्धि की स्पेलिंग तो सही लिखनी ही पड़ेगी। तो आप इसको क्या लिखेंगे? शुद्धि। यहां पर दोष क्या आ जाता है? हम गलत उच्चारण करते हैं, बोल चाल में इसको हम गलत करते हैं, इसी कारण से ऐसा हम लिखते हैं। तो इन सारे शब्दों को आप ध्यान रखिएगा। आज से आप अपनी आदत में ये समाहित करिए कि आप जो भी बोलिए शुद्ध बोलिए, कम बोलिए लेकिन शुद्ध बोलिए। ज्यादा बोलने वाले लोग भी गड़बड़ बोलते हैं। तो जो आप जैसा बोलेंगे वैसा लिखेंगे आप।
तो अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो आप ऐसा ही लिखेंगे। तो आप शुद्ध बोलना शुरू करिए, ज्योति मत बोलिए, ज्योति बोलिए। बात समझ में आपको आई? और बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे एक शब्द है अंजलि। अंजलि, अब अंजलि, ये अंजलि बोलते हैं तो अंजलि ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये अंजलि सही नहीं होता है, ये गलत है। सही इसका क्या होगा? अंजलि। लोग बोलते हैं श्रद्धांजलि। लोग क्या बोलते हैं? श्रद्धांजलि। यानी कि उसमें दो चीजें जुड़ी हैं, एक जुड़ा है श्रद्धा, श्रद्धा प्लस अंजलि, यही तो जुड़ा हुआ है। लेकिन आपने शुरू से ही जाना है कि इसमें अंजलि जुड़ा हुआ है, तो आप इसको लिख देते हैं कैसे? श्रद्धा, श्रद्धा, है ना, जली। लेकिन ये गलत है, क्योंकि अंजलि अगर आपको पता होता सही तो आप अंजलि ही जोड़ते, तो ये अंजलि ऐसे हो जाएगा श्रद्धांजलि, है ना। जैसे लोग कहते हैं उक्ति, फलाने की ये उक्ति है, उक्ति नहीं होता है। क्या सही शब्द होता है? उक्ति। क्या सही शब्द होता है? उक्ति, है ना। लोग बोलते हुए आपने सुना होगा लोगों को निधि, और शब्द सही क्या होता है? निधि। तो इतने उदाहरणों से आपको निश्चित तौर पर यह समझ में आ गया होगा कि उच्चारण जैसा वैसा ही आपको उसका प्रतिफल मिलेगा। तो उच्चारण सही रखिए। ये सब सही है, ये गलत है अगर इसमें बड़ी की मात्रा लगा देते। और वो गलती कहां से आई? क्योंकि हम इसको अंजलि बोलते हैं, है ना। जैसे एक शब्द है, उस शब्द को ध्यान दीजिएगा, शब्द है समिति। लोग क्या बोलते हैं? समिति, तो लोग समिति लिख देते हैं, तो ये समिति गलत है। सही क्या होता है? समिति। ये सब उच्चारण संबंधी दोष है। समिति, बात समझ में? संस्कृत के मूल शब्द की वर्तनी और संधि का सही ज्ञान न होना, इस कारण से भी समस्या आती है। मूल वर्तनी आपको पता ही नहीं है। अशुद्ध लेखन का सबसे बड़ा यही ये भी एक कारण है कि मूल वर्तनी, हिंदी कहां से आई? हिंदी आई संस्कृत से, और मूल वर्तनी आपको पता ही नहीं है, और आप लिखे पढ़े हैं, है ना। बताइए, अति प्लस अधिक, मतलब इसमें जोड़ दिया जाए धन अधिक, ठीक है। अब अति और अधिक जैसे आ लगता है, तो यहां पर लोग क्या करते हैं? इसको लिखते हैं अत्याधिक। अत्याधिक सही है कि गलत है? अत्याधिक गलत है। इसका सही क्या होगा? सही क्या होगा? अत्यधिक। अत्यधिक, ये सही होगा। मूल शब्द की वर्तनी और संधि जो हो रहा है, मूल शब्द की, अब इसको अति, है ना, अधिक, अति, इसको पढ़िए अति और अधिक, यानी कि अधिक में और अधिक, अत्यधिक। अधिक तो था ही, अत्यधिक था और ज्यादा, अधिक में और अधिक, ठीक है। तो ये अत्याधिक नहीं होगा, अत्यधिक होगा। और संधि का अगर आपको ज्ञान नहीं है, अब संधि पढ़ने का यहाँ पर कोई बहुत तो नहीं है, क्योंकि आप संधि पढ़ने लगेंगे तो और भी बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो संधि पढ़ेंगे, फिर समास पढ़ेंगे, तब तो सिलेबस आपका बढ़ता चला जाएगा। लेकिन जहाँ पे जरूरत होगी वहां पर मैं मूल रूप में आपको वो नियम बता दूंगा, मूल नियमों को यहाँ पे प्रस्तुत कर दूंगा, तो उससे आपको सहायता मिल जाएगी और आपकी जो अवधारणात्मक समझ है वो सही हो जाएगी। तो आप प्रश्न तो आसानी से कर ही लेंगे, है ना। जैसे एक शब्द है अभी और दूसरा शब्द है अर्थी, ठीक है ना। अब वैसे इसको किया जाए, सामान्यतः जो लोग जान नहीं पाते हैं तो वो कहते हैं अभी, और ये तो अभ्या, ठीक ऐसे ही अभ्यार्थी, लोग देख देंगे इसको अभ्यार्थी, क्या कहेंगे? अभ्यार्थी। लेकिन अभ्यार्थी शब्द गलत है, सही क्या होता है? अभ्यर्थी। आप सारे लोग अभ्यर्थी है ना, अभ्यर्थी, है ना।
ऐसे ही अभ्यर्थना शब्द होता है, तो अभ्यर्थना होता है, अभ्यर्थना नहीं होता है, अभ्यर्थना होता है। और फिर मैं कहूंगा अगर उच्चारण सही है, अभ्यर्थी, अभ्यर्थी आप बोलिए ही ना, अभ्यर्थी, अभ्यर्थी, बार बार अभ्यर्थी बोलिए, जब बोलिए तो आप सही ही बोलिए। अभ्यर्थना, अत्यधिक, अत्याधिक नहीं, अत्यधिक। इस तरीके से आप उच्चारण भी करिए सही। उच्चारण से बहुत सारे प्रश्न आपके सही हो जाएंगे, है ना। उच्चारण से आपके बहुत सारे शब्द सही हो जाएंगे। अच्छा, अब यहां पे देखिए, एक शब्द है अभी और दूसरा शब्द है ईप्सा। अब यहां पर अगर आप क्या कहेंगे, अभिप्सा, यही वाली मात्रा लेके कर दिए, लेकिन यहां पे संधि आप करेंगे, ये बड़ी ई है, दीर्घ ई है, और यहां पर छोटी है, तो दीर्घ लिया जाएगा ना, तो ये सही क्या होगा, अभीप्सा, अभीप्सा, ये सही होगा ना। गलत क्या होगा, अगर आपने लिख दिया है अभिप्सा, तो अभिप्सा यहां पर क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग है। तो संस्कृत के मूल शब्द लीजिए, वर्तनी और संधि जब आप कर रहे हैं, सही वर्तनी के साथ संधि करिए और उच्चारण पे विशेष जोर दीजिए। यहाँ पर हर जगह पे देखेंगे आप तो उच्चारण पे विशेष जोर दिया गया है। उच्चारण अगर आपका सही है तो आप समझ लीजिए कि आपके ये सवाल सही होने ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। र व्यंजन होता है तथा वह ई इत प्रत्यय लगने पर री स्वर में बदल जाता है, जिसका उच्चारण अब री हो गया है, तो इस कारण से भी समस्या होती है। ठीक है, संस्कृत में बहुत सारे शब्द हैं जिसमें रा व्यंजन होता है, कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें रा व्यंजन होता है, और जब उसमें ई, ईत, ये प्रत्यय लगता है तो वो री में परिवर्तित हो जाता है, ऋण जिसको बोलते हैं, री, है ना, ऋण में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, हर जो भाषा है वो विकसित होती रहती है। संस्कृत से हिंदी निकली और हिंदी फिर अपने आप में विकसित हो रही है। अब उसका उच्चारण सने सने री हो गया, तो जब इसका उच्चारण री हो गया तो अब इससे क्या हो गए, तो इसके दो रूप आपको मिलेंगे, है ना, दो रूप आपको मिलेंगे। जैसे अब एक शब्द है रा व्यंजन यहां पर है, जैसे ये अनुग्रह है, अनुग्रह, अनुग्रह अक्सर परीक्षा में ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अब इसमें ईत प्रत्यय आप लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अनुगृहीत, ये वाला अनुगृहीत हो जाएगा, ये री लगेगा, यहां रा नहीं लगेगा, ऐसे अनुग्रहीत नहीं होगा, अनुगृहीत होगा। शब्द है संग्रह, ठीक है, संग्रह, और यहां पर जब आप ईत प्रत्यय लगाएंगे तो ये हो जाएगा संगृहीत, क्या हो जाएगा, संगृहीत। शब्द है अधिग्रह, सब पूछे जाने वाले प्रश्न है, अधिग्रह, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये अधिगृहीत, अधिगृहीत। ये अब अगर आप इसको अनुग्रहीत कर देंगे, संग्रहीत कर देंगे, ये गलत हो जाएगा, सही रूप यही होगा। ग्रहित ऐसे सीधे नहीं लिखेंगे, सब में ईत प्रत्यय आपने लगाया है, ये सारे के सारे जो हैं इसमें ईत प्रत्यय आपने लगाया है, ईत प्रत्यय का प्रयोग यहां पर किया है। ठीक है, किया है कि नहीं। और सब देखिए, सृष्टा आप लिखते हैं ना, सृष्टा, और सृष्टा को जब आप इसमें कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगी सृष्टि। दृष्टा आप करते हैं, दृष्टा, अब यहां पर क्या हो जाएगा, दृष्टि नहीं होगा, ये होगा दृष्टि। और यहां पर भी एक और आप काम करते हैं, सृष्टि बोलते हैं जबकि होता है सृष्टि, दृष्टि बोलते हैं जबकि होता है दृष्टि, सृष्टि बोलते हैं सृष्टि होता है, दृष्टि बोलते हैं दृष्टि होता है, दृष्टि नहीं होता है, सृष्टि नहीं होता है, न दृष्टि होता है न सृष्टि होता है। दोनों चीजों पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मुश्किल आपको लग रहा होगा लेकिन हमारे साथ आप
10-5 क्लास करेंगे, आपको ये सब समझ में बहुत आसानी से आने लगेगा। चलिए एक नियम और हम देखते हैं। ये बात समझ में आपको आ गई? कोई भी बात समझ में नहीं आई होगी तो आप हमको बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हम फिर से आपको समझा देंगे, ठीक है ना। अगला एक नियम है कि संस्कृत में अनुनासिकता अर्थात स्वर का मुंह के साथ साथ नाक से भी बोले जाने वाला रूप नहीं था। बहुत सारे शब्द हैं जो हम ऐसे बोलते हैं, है ना, जो चंद्रबिंदी, जैसे बांध शब्द हम बोलते हैं, बांध, बांध शब्द अंग्रेजी में नहीं था। बांध शब्द बंध से बना है, सॉरी अंग्रेजी में बोल गया, माफ कीजिएगा, माफी चाहता हूं, संस्कृत में नहीं था। संस्कृत में बंध शब्द था और हिंदी में आया तो बांध बना, है ना। संस्कृत में गंध शब्द था, हिंदी में आया गांधी, उससे बना। तो चंद्र बिंदु का प्रयोग उसमें होता है। तो अनुनासिकता में बदलने के कारण जो अनुनासिक शब्द है, इस कारण से इसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है ना। जैसे एक शब्द है अंधकार। अब अंधकार को जब आप लिखेंगे, है ना, तो अंधेरा शब्द इससे बना, तो अंधेरा में आपका चंद्र बिंदु लगेगा। अब इकट्ठा आप पढ़ लेते हैं कि चंद्र बिंदु वाले शब्द ये ऐसे होते हैं, लेकिन मूल उसका क्या है, कैसे वो बना, कहां से आया, ये भी तो आपको देखना पड़ेगा। अंधेरा, ठीक है ना। जैसे एक शब्द है, मैं आपको बताऊं, ग्रंथि। ये संस्कृत का शब्द है ग्रंथि, और ग्रंथि से क्या बना, गांठ। तो गांठ मत लिखिए, आप ऐसे लिखिए गांठ, मतलब अनुनासिकता इसमें होनी चाहिए, गांठ, ठीक है। शब्द है बंध, और बंध से क्या बना, बांध, क्या बना, बांध। तो ये सही होगा, यहां पे चंद्रबिंदु होगा। अब अंत में तो हम आपको बता देंगे, एक दिन प्रैक्टिस करा देंगे कि जितने भी चंद्रबिंदु वाले शब्द हैं वो ये हैं। लेकिन जब ये कॉन्सेप्ट, ये अवधारणा आपके मन मस्तिष्क में रहेगी, तदोपरांत आप उन उदाहरणों को, उन प्रश्नों को सटीक समझ पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो बंद, बांध, ये सारे ऐसे याद रखिएगा, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। मूंछ, अब मूंछ में चंद्र बिंदु होगी, ये जो मूंछ है चंद्र बिंदु। अब जिसके नहीं है उसके क्या होगी, अरे नहीं है लेकिन मूंछ, वो बना देते हैं तो नहीं है तो मूंछ। ऊंट, ये सब शब्द ऐसे ही वाले होते हैं। कुछ शब्द मैं ऐसे लिखे दे रहा हूं, जैसे है ऊंट, जैसे है मूंछ। अब ये सब चंद्र बिंदु वाले, जहां पर भी आपको ये मिले तो ढूंढिए इसमें चंद्र बिंदु है कि नहीं। आंसू, आंसू, है ना, चंद्रबिंदु का प्रयोग इसमें होगा, है ना। शब्द के शुरू में अगर आ और उ, इसका फार्मूला क्या है, ये आते हैं तो चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाएगा। ये भी एक फार्मूला होता है। शब्द के शुरू में अगर आ और ऊ आते हैं, देखो ऊ आया, ऊ आया, आ आया, आ आया, तो चंद्रबिंदु का प्रयोग होगा। रांगा, आ आया ना, रांगा, तो चंद्रबिंदु का प्रयोग इसमें होगा, है ना। होगा कि नहीं होगा। जैसे गांधी मैंने आपको बताया, गांधी, तो आ रहा है ना, तो चंद्रबिंदु का प्रयोग इसमें होगा, गांधी। जहां पर भी ऐसे शब्द होंगे तो, है ना। संस्कृत में इसलिए नहीं होता था क्योंकि वहां पर अनुनासिकता थी ही नहीं, शब्दों को नाक केवल बोला ही नहीं जाता था, इसलिए नहीं होता था। तो ये 5 नियम हमने देखे। कुछ ऐसे नियम हैं, 15 नियम के करीब हैं, तो 3 एपिसोड में हम करेंगे, फिर इसकी प्रैक्टिस भी हम करेंगे। तो इनकी प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो अभ्यास के दौरान आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। बात समझ में? तो सही शब्द लिखना सीखना है। जैसे 2 तरीके से अनुग्रहित आपको दे दिया गया, अनुग्रहित कहा जाए या अनुग्रहित कहा जाए, नहीं सही है, अनुग्रहित सही है। मैंने आपको बताया अत्याधिक नहीं सही है, अत्यधिक सही है। ये सब शब्द आपको मिलेंगे, ये प्रश्न पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, ये ऐसे नहीं है कि बस हवा में पढ़ा दिया गया। तो ये आपको कैसा लगा आप बताएं। इससे जुड़े, ये सीरीज ऐसे चलती रहेगी। वर्तनी शुद्धि के नियम हम 3 एपिसोड में करने वाले हैं, तो उसका ये पहला एपिसोड है। थैंक यू सो मच। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग पढ़िए, साथ साथ में हम लोग
प्रैक्टिस भी, अभ्यास भी करते रहेंगे, अगली बार कुछ शब्द और इसमें जोड़ कर लाएंगे आपके लिए। तो ये आपको कैसा लगा? अपना प्रेम जरूर दीजिएगा इस पर, है ना। प्रेम देने का तरीका भी पता है, आप कमेंट में लिख सकते हैं। आप जो लाइकियत का बटन है ना, पसंदगी का बटन जो है उसको दबा सकते हैं। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।